Hello students, welcome back. Welcome to the part 11 of chapter 3, classification of element and the periodicity in properties of the elements. तो पिछले पार्ट के अंदर दैट इज पार्ट 10 के अंदर हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ स्केल्स आपको बताए थे, जिन स्केल्स का यूज करके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अदर यूनिट्स, अदर टर्म्स, अदर क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद हमने आपको मेटलिक कैरेक्टर और नॉन मेटलिक कैरेक्टर के बारे में बताया। हमने बताया कि जो मेटलिक कैरेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाता है। कैसे कि जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है वो डाउन द पीरियड जाने पर डिक्रीज होगा और अक्रॉस द पीरियड जाने पर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस फैक्ट को यूज करते हुए हम बता सकते हैं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मेटलिक होते हैं और पी ब्लॉक के एलिमेंट सबसे कम मेटलिक होते हैं। ठीक है, और डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का जो मेटलिक कैरेक्टर होता है वो एस कैरेक्टर से, एस ब्लॉक से कम होता है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए? इनको स्टेबल होने के लिए, टू बी स्टेबल, तो ये क्या करते हैं? टू बी स्टेबल दे रिक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन यूज करने के लिए, या ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। ठीक है, लूज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज या गेन या शेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन और शेयर बाय एनी एलिमेंट in order to attain 8 electron in an outermost cell or to attain a noble gas configuration, it is called its valency। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल एक्टिविटी होती है वो इन वैलेंसी के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्डर है वो क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे ग्रुप और पीरियड के अंदर, ठीक है, हमने आपको बताया कि भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या नोबल गैस कन्फिग्रेशन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन या नोबल गैस कन्फिग्रेशन करने के लिए ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है ग्रुप्स और पीरियड में? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ग्रुप्स में वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। सेम, जैसे अगर आप क्या करें, फर्स्ट ग्रुप को ले लें। फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, सभी में क्या होता है? सभी में क्या होता है? इसमें 1s2, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। ठीक है, सभी के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप कह सकते हैं कि ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन पीरियड के अंदर क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ठीक है, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? वो इंक्रीज होते हैं जब हम
क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं लेकिन ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नई टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो वैलेंसी का क्या ट्रेंड होता है कि भाई वैलेंसी, आपको पता है कि भाई वैलेंसी को हमने यहाँ पर अभी डिफाइन किया था कि भाई कितने भी इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अटेन करने के लिए या नोबल गैस कन्फर्मेशन अटेन करने के लिए, वो इसकी वैलेंसी हो जाती है। तो वैलेंसी की डेफिनेशन आपको पता चल गई, तो हम इसका वेरिएशन पढ़ेंगे। वैलेंसी वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड। ठीक है, ग्रुप्स एंड पीरियड में इसका वेरिएशन क्या होता है, तो अगर हम बात करें ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर क्या रहता है, वैलेंसी विल बी सेम। ठीक है, सेम होती है मोस्टली, कहीं पर ये चेंज भी हो जाती है, लेकिन जो इनकी कॉमन वैलेंसी होती है सभी एलिमेंट्स के ग्रुप्स के अंदर, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप के लिए ऑटोमोस्ट सेल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो इनकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। सेकंड पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, उनकी वैलेंसी 2 हो गई। तो क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इंटीजर होती है, ना तो वो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है और ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक है, तो ग्रुप्स के अंदर तो आप बताएंगे वैलेंसी विल रिमेन कांस्टेंट एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, विल रिमेन सेम मोस्टली एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। लेकिन अगर हम बात करें पीरियड्स की, पीरियड के अंदर क्या होता है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट वैलेंसी first increases and then decreases। ठीक है, जो वैलेंसी होती है वो पहले, अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, जैसे आपके पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो यहाँ पर जो वैलेंसी है, वैलेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3, 4, 3, 2, 1, 0। तो इट इज द ओनली chemical property or trend in periodic table that in which when we move from left to right it first increases and then decreases, that is valency। okay, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सी क्वांटिटी है वो, कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है। ठीक है, तो वैलेंसी यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को अभी मैं सिर्फ एक आइडिया के तौर पर यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, आइडिया के तौर पर यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इट इज मोर प्रिसाइज फॉर वैलेंसी। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है, लेकिन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम नहीं होते हैं। क्या होती है वैलेंसी, नेट चार्ज acquired by the elements when they are separated from their bonded form in a compound।
ठीक है, आई बात समझ में कि भाई जिस एलिमेंट के पास जो नेट चार्ज आ जाता है, जब हम उन दो एलिमेंट्स को उनकी बॉन्डेड फॉर्म से अलग करते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है वो बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को जब हम अलग करते हैं, उनके पास जो नेट चार्ज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो आपकी पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल। ठीक है, ये तीनों चीजें आप चारों चीजें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें Na2O, Na2O अगर हम इसको क्या करें, Na और O को अलग करते हैं तो Na के ऊपर क्या आ जाता है, 2 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज 2 Na के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर Na की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -2। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। लेकिन अगर हम बात करें OF2, OF2 के अंदर अगर आप देखेंगे, OF2 में क्या होता है, हाँ जी बताइए, OF2 के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अलग करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन के ऊपर आ जाता है आपके पास नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और फ्लोरीन की -1। तो फ्लोरीन जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में हो ही नहीं सकती। तो फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज -1। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसकी, फ्लोरीन की। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अगर हम किसी भी बॉन्डेड फॉर्म में से किसी भी एलिमेंट को अलग अलग करते हैं, उनके ऊपर जो चार्ज आ जाता है, और ये चार्ज जो आता है, जो नेट चार्ज आता है, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है ये। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा जब हम उनको अलग कर रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन को अलग किया, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, सोडियम के एक एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है, 281 1 इलेक्ट्रॉन है। तो एक सोडियम ने एक दिया, दो सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, और इन्होंने एक सोडियम ने एक दिया था, दो सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसलिए इसके आगे +1 और ये आगे -2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनोमलस एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट। तो जो सॉरी पीरियड सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एनोमलस होती है। ठीक है, एनोमलस का मतलब है जैसे विचित्र, जो उस पीरियड के सॉरी हर सेकंड पीरियड के अंदर जो एलिमेंट है, उन एलिमेंट का अपने ग्रुप के एलिमेंट से जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो हम आपको बताएंगे। जैसे आपने देखा कि जो फर्स्ट मेंबर है हर एक ग्रुप का, उसका क्या है, साइज बहुत छोटा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। ठीक है, और उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, और उसका जो चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, या चार्ज टू साइज रेशियो बहुत ज्यादा होता है। ये कुछ एक फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो आपके पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स होते हैं वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, और ये एक डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप और एनोमलस बिहेवियर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम आपको केमिकल ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी बताते हैं, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी,
anomalous properties of period second elements। ठीक है, तो एनोमलस प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, जैसे आपके सेकंड पीरियड कौन सा है जिसमें 2 सेल होते हैं, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, नियोन को तो हम वैसे ही नहीं पढ़ते, वो वैसे ही एनोमलस दिखाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके आउटरमोस्ट सेल क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सेकंड पीरियड के जो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं वो इसलिए करते हैं, एक तो इनका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, सेकंड लार्ज, क्या होता है, लार्ज चार्ज टू साइज रेशियो। ठीक है, वो बहुत हाई होता है। थर्ड, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, फोर्थ इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, या आप लिख सकते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d orbitals. So these are the factors due to which this second period elements show the anomalous behavior or anomalous properties. Anomalous behavior जैसे आप कह सकते हैं कि भाई इसके जो बाकी अदर एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप के, ये होता है आपका फर्स्ट ग्रुप 1, 13, 14, 15, 16 एंड 17। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें, इसके जो कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। लेकिन इस ग्रुप के जो अदर एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप बता सकते हैं, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनका जो एनोमलस बिहेवियर है वो किस बातों के ऊपर डिपेंड करता है, वो इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। और इन बातों को देखते हुए ये एक और रिलेशनशिप दिखाते हैं, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? डायगोनल रिलेशनशिप को आप कह सकते हैं, क्या कहते हैं कि भाई जो आपका सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स show the similar properties with diagonally lying elements। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये सेकंड पीरियड हो गया आपके पास, कौन कौन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और यहाँ पर आपके हो गए थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गए, जैसे यहाँ पर हो गया आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो डायगोनली लाई आपका ये कर रहे हैं, तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, और ये इसके साथ। तो ये क्या हो गया आपके पास, डायगोनल रिलेशनशिप हो गया। लेकिन ये जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो मोस्टली यहाँ तक फॉलो होती है। ठीक है, यहाँ का मुझे पता नहीं है कि भाई फॉलो होती है या नहीं होती है, लेकिन होती होगी, आप देख सकते हैं, डाटा आपके पास है। तो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, आप बताएंगे कि भाई इन डायगोनल रिलेशनशिप द सेकेंड पीरियड एलिमेंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टी विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट लाइंग डायगोनली। तो इसमें प्रॉपर्टी सेम का मतलब ये है कि बिल्कुल सेम नहीं होती है, आसपास सेम होते हैं। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी नियरली सेम होती है, जो इनके एटॉमिक साइजेस होते हैं वो नियरली सेम होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम होती है नियरली।
तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो ये एनोमलस बिहेवियर जो होता है सेकंड पीरियड के एलिमेंट का, वो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है वो अदर ट्रेंड्स के जैसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रेंड है वो इनके मेटलिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं किस तरीके से वो डिपेंड करता है। ट्रेंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में बताना है। ठीक है, कि भाई मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए आपको पता है कि भाई हम एलिमेंट को क्या करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स दो फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। एक थर्ड फॉर्म भी होती है, दैट इज मेटलॉइड्स। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों की रिएक्टिविटी पता चल जाती है तो इनकी रिएक्टिविटी तो कहीं ना कहीं इनके बीच में रही होगी। ठीक है, तो इनकी जो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है हाउ रेडिली दे फॉर्म पॉजिटिव आयन। और इनकी जो क्या होती है, नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है हाउ रेडिली दे फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, और हाउ रेडिली जो पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, वो आपको दिखाती है मेटलिक कैरेक्टर। ठीक है, और ये आपको दिखाती है नॉन मेटलिक कैरेक्टर। ठीक है भाई, नॉन मेटलिक कैरेक्टर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो यहाँ पर आपके दो फैक्टर आते हैं कि भाई जो मेटल जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैट इज रिएक्टिविटी। ये किसके लिए है, ये मेटल्स के लिए है। और नॉन मेटल्स के लिए क्या है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज्यादा होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपको पता है क्या होता है, तो इसके लिए हमने यूज किया आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी टर्म जो है वो क्या बताती है, हायर द आयनाइजेशन, और यहां पर हमने बात की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, लोअर द एंड रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल विल बी हाई। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर नेगेटिव देन डायरेक्टली रिएक्ट टू द रिएक्टिविटी। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, जो नॉन मेटल है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। और मेटल्स के लिए आप कह सकते हैं कि भाई जो मेटल, जिस मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी हो जाएगा। तो मेटल्स के लिए आप कह सकते हैं कि भाई डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, डाउन द ग्रुप दैट इज डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे आप यहां पर आप फर्स्ट ग्रुप लीजिए, फर्स्ट ग्रुप अगर हम यहां पर लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और यहाँ पर आपके पास है 70 ग्रुप दैट इज
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो केमिकल एक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीजेस। और ये क्या होते हैं यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रही है, दैट इज डिक्रीजेस। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जितना ज़्यादा होता है मेटल का, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। नॉन मेटेलिक का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इतना कम होगा, उनकी रिएक्टिविटी भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलिमेंट्स को एज ए एलिमेंट्स लेकर केमिकल एक्टिविटी नहीं बता सकते। केमिकल एक्टिविटी बताने के लिए आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में उनको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग ट्रेंड फॉलो करते हैं और नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग ट्रेंड फॉलो करते हैं। मेटल्स के लिए हम आयनाइजेशन एंथैल्पी वाली टर्म का यूज करते हैं और नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करते हैं। तो नॉन मेटल्स के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा सीजियम की रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, आगे ये समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है कि वो मेटल का ऑक्साइड है या नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आप बताएंगे कि भाई जो आपके क्या होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं। और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके एसिडिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे Al2O3 हो गया, Zn हो गया और SNO हो गया या B2O3 हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, और इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन, कौन कौन से हैं भाई, जैसे H2 हो गया, CONO, इस तरीके से। तो बेसिक ऑक्साइड क्यों होते हैं मेटल के, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं दे प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, और अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको अगर हम वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, दे गिव हाइड्रोजन आयंस, मींस एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें CO2 प्लस H2O, दैट विल बी H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड। या Cl2O7 है, इसके अगर हम वाटर ऐड करेंगे दैट विल गिव यू 2HClO4 पर क्लोरिक एसिड। मेटल्स के लिए आप कह सकते हैं, जैसे आपके पास Na2O है, आपने इसको वाटर में ऐड किया देन इट विल गिव Na2NaOH। या MgOH है, MgO है आपके पास, आपने वाटर में इसको मिक्स किया दैट इट विल गिव MgOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड मिल रहे हैं, यहाँ पर एसिड मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई जो आपके मेटल होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है या पीछे के जो टॉपिक्स अगर आपके रह गए हैं तो आप उनको हमारे जो इस चैप्टर के पहले के पार्ट है उनको देख सकते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा वो 11 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहें। ठीक है,
और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।